हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्लस इजी है। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है सारे, राइट। न्यूमेरिकल्स वगैरह है नहीं ज़्यादा इनमें, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, राइट। तो देखिए सरफेस केमिस्ट्री क्या है। ये सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जो कि सिर्फ इस चीज़ से डील करती है कि सरफेस कैसा है, सरफेस पे स्पीशीज कैसे हैं। सो इट इज जस्ट स्टडिंग ऑल अबाउट सरफेसेस। तो यही से तो इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो ये एक स्पेसिफिक ब्रांच है केमिस्ट्री की। तो देखिए सरफेस केमिस्ट्री में आपके स्टार्टिंग में ही एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिसिसॉर्प्शन, और आई कैन से द फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। आज हमें मेनली उसी टॉपिक को डिस्कस करना है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन को। देखिए मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूं, एड्सॉर्प्शन। अब आप कहेंगे ये एड्सॉर्प्शन क्या है, तो यही करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है उस टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि एड्सॉर्प्शन क्या है, और इसके साथ और भी रिलेटेड टर्म्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सो वंस एक बार हमारा बेस क्लियर हो जाए, बिल्कुल कंक्रीट हो जाए, हमें पता हो कि ये टर्म है और इसका क्या मीनिंग है, इसके बाद हम फॉरवर्ड करेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन पे। तो सबसे पहले समझिए एड्सॉर्प्शन क्या है। अब आप कहेंगे कि कहीं मैम गलत तो नहीं लिख रहे, कि मैम ने लिखना तो एब्जॉर्प्शन है लेकिन बी की जगह गलती से डी लगा दी और ये एड्सॉर्प्शन लिख रहे हैं। नो, इन केमिस्ट्री वी हैव दीज टू टर्म्स। एड्सॉर्प्शन एक डिफरेंट फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन एक डिफरेंट फिनोमिना है। तो आज हम सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो बहुत ही आसानी से आप इन दोनों को समझ सकते हैं एक बहुत ही टेस्टी एग्जाम्पल के साथ। यस, यू हर्ड इट राइट, टेस्टी एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ मैं बात कर रही हूँ गुलाब जामुन की। अब इससे टेस्टी और क्या एग्जाम्पल हो सकती है। देखिए गुलाब जामुन, जब भी गुलाब जामुन बनाते हैं, जो गुलाब जामुन के बॉल्स हैं, जो गुलाब जामुन है, जब उसे शुगर सिरप में डिप किया जाता है, चाशनी में डिप किया जाता है, तो जो गुलाब जामुन है वो उस पूरे शुगर सिरप को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने का मतलब जो शुगर सिरप है वो गुलाब जामुन के बिल्कुल अंदर तक, बिल्कुल बल्क तक चला जाता है, राइट। कि जो गुलाब जामुन है इसके बिल्कुल अंदर तक, बल्क तक क्या चला जाएगा, शुगर सिरप। शुगर सिरप बिल्कुल अंदर तक, मतलब जब इसके बिल्कुल बल्क में कोई चीज चली जाए उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जब हमारे पास गुलाब जामुन बन गई हैं, तो मान लीजिए जो गुलाब जामुन हमारे पास बनी है, अगर हम उसे कोकोनट क्रश में डिप कर दे। कोकोनट क्रश मतलब जैसे कोकोनट रहता है ना हमारे पास, कोकोनट को जब हम ग्रेट करते हैं बिल्कुल उसका एकदम ग्रेट की तरह, बिल्कुल एकदम फाइन कोकोनट के बिल्कुल ग्रेट हो जाता है ना, जिस तरह से अगर प्लेट में हम कोकोनट का क्रश लें और जो गुलाब जामुन है जिसे हम सिरप में चलो डिप कर ही चुके हैं, बिल्कुल अंदर तक उसके सिरप चला गया, जब हम उसे उस कोकोनट, एक प्लेट में हम कोकोनट का क्रश लेते हैं और जो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन को उस कोकोनट क्रश पे सभी साइड पे रोटेट करते हैं, तो क्या होगा कि वो जो कोकोनट है, कोकोनट जो ग्रेट किया हुआ है वो क्या रहेगा, पूरे गुलाब जामुन के सरफेस के ऊपर ऊपर लग जाएगा। कि जो गुलाब जामुन है इसके सरफेस के ऊपर ऊपर क्या आ जाएंगे, वो कोकोनट का क्रश जो है
वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर ऊपर आएगा। जो कोकोनट है वो गुलाब जामुन के अंदर तक थोड़ी ना चला जाएगा जिस तरह से शुगर सिरप चला गया। वो जो कोकोनट का क्रश है वो सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस के ऊपर ऊपर तक रहेगा, अंदर तक नहीं जाएगा। ये चीज है। अगर तो कोई भी हमारे पास सब्सटेंस सरफेस के ऊपर ऊपर तक रह जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर कोई हमारे पास सब्सटेंस है वो किसी चीज के बिल्कुल अंदर तक चला जाए, बल्क तक चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो यहां से आप याद रखिए कि जो एडजॉर्प्शन है ये एक सरफेस फिनोमिना है, जबकि एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है। अब देखिए और एग्जांपल देखिए आप ही के सामने है। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, राइट, बोर्ड के ऊपर मैं लिख रही हूँ। व्हेन आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, तो ये जो मार्कर के साथ लिखा जा रहा है, ये जो मार्कर है, मार्कर की इंक सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस के ऊपर ऊपर है ना, बोर्ड के सरफेस के ऊपर है। इस बोर्ड के अंदर तक तो ये इंक नहीं जा रही, इट इज ओवर द सरफेस। इफ आई से कि ये जो इंक है इस बोर्ड के अंदर तक चली गई, ये तो नहीं है। अब इसका मतलब क्योंकि ये ऊपर ऊपर है इंक, तो ये फिनोमिना भी क्या है, एडजॉर्प्शन। इसके अलावा अगर मैं आपको एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल दूं, इफ वी आर हैविंग अ कप ऑफ टी, हमारे पास एक चाय का कप है। अब चाय ऐसी तो अच्छी नहीं लगेगी, बिस्किट जरूरी है। तो अगर हम इनमें बिस्किट डिप करते हैं, तो ये चीज तो आपको पता है ना कि अगर आप एक एंड बिस्किट का डिप करते हैं तो जो चाय है, टी, जो लिक्विड है, वो पूरे बिस्किट के ऊपर तक चलता चला जाएगा। मींस वो एब्जॉर्ब हो रहा है बिस्किट में अंदर तक। वो चीज है, वहां है एब्जॉर्प्शन, कि अगर कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के बल्क तक चला जाए तो उसे हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अगर सरफेस के ऊपर ऊपर रह जाए तो उसे हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। अब इसके अलावा मैं आपको क्या कह सकती हूँ, जैसे कोल्ड क्रीम्स हैं। कोल्ड क्रीम्स अगर हम हाथ को लगाते हैं, कोल्ड क्रीम वो स्किन के अंदर तक चली जाएगी, राइट, स्किन के अंदर तक चली जाएगी, मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई। अब इसी तरह से मान लीजिए कि हमने जैसे फेस पेंटिंग की एग्जांपल ले लीजिए कि लोग फेस पेंटिंग करते हैं। फेस पेंटिंग करते हैं, जब वो पेंट है वो तो स्किन के ऊपर ऊपर रह रहा है ना, सरफेस के ऊपर ऊपर, तो वो किसकी एग्जांपल हो जाएगी, एडजॉर्प्शन की। तो ये यहाँ पे जो टर्म्स हैं इन्हें बिल्कुल क्लियर रखें कि एडजॉर्प्शन मीन्स कि अगर सरफेस के ऊपर ऊपर चीज रहे, अगर बल्क के अंदर तक चली जाए, बल्क के अंदर तक जाए और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। मतलब देखिए ये नहीं है कि गुलाब जामुन को शुगर सिरप में डिप किया तो कहीं तो हमें मीठा टेस्ट ज्यादा आ रहा है, कहीं मीठा बिल्कुल ही कम है, ऐसा तो नहीं होता। सभी जो पूरा का पूरा बल्क है, सभी जगह पे जो मीठा है वो इक्वल रहता है। ये चीज तो आप ऑब्जर्व करते हैं। ये थोड़ी ना है कि गुलाब जामुन कहीं से फीकी आ रही है, कहीं से मीठी आ रही है, फिर कहीं से फीकी आ गई और फिर कहीं से मीठी हो गई, ऐसा तो नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं है ना। तो ये चीज है कि जब भी ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे भी यूनिफॉर्मली। सो ये चीज याद रखें, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, अगर ये दोनों फिनोमिना कहीं किसी केस में दोनों इकट्ठे हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्प्शन। उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, सॉर्प्शन। अब सॉर्प्शन की एग्जांपल कि मान लीजिए आपके पास कॉटन बॉल है, कॉटन उसकी बॉल से बना ली। अगर कॉटन बॉल को हम डिप करते हैं इंक में, तो इंक जो है वो अनडाउटेडली कॉटन में अंदर तक भी जाएगी, कॉटन बॉल के बल्क तक भी जाएगी और उसके सरफेस पे भी रहेगी। मींस एब्जॉर्प्शन भी हो गई और एडजॉर्प्शन भी हो गई। तो कॉमनली उसे क्या कह देते हैं, सॉर्प्शन, कि ना एड लगाएं
ना एब लगाएं, बचा क्या, कॉमन क्या है दोनों में, सॉर्प्शन। तो ये चीज है, अगर एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे हैं तो उस फिनोमिना को सिंपली क्या कह देते हैं, सॉर्प्शन। अब इसके अलावा हमारे पास और दो टर्म्स आती हैं, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट जो अपने सरफेस पे एड्सॉर्प्शन करवा रहा है, जैसे कि गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन अपने सरफेस पे के ऊपर कोकोनट का जो क्रश है वो उसे एड्सॉर्ब करवा रही है। तो यहाँ पे ये जो कोकोनट है, ये जो हमारे पास गुलाब जामुन है, इट विल वर्क लाइक एड्सॉर्बेंट। जो सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो रहा है जैसे कि कोकोनट, जो एड्सॉर्ब हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एड्सॉर्बेट। जो एड्सॉर्प्शन करवा रहा है एड्सॉर्बेंट, जिसकी एड्सॉर्प्शन हो रही है एड्सॉर्बेट। ये चीज याद रखें, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं यहाँ पे, अ रियल एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे क्या है, सिलिका जेल एड्सॉर्ब्स वाटर मॉलिक्यूल्स। कि मॉइस्चर, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर्स कह सकते हैं हम, वाटर वेपर्स टू बी मोर प्रिसाइज, कि जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल वाटर वेपर्स को एड्सॉर्ब करती है। सिलिका जेल के सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रही है, तो ये क्या है, एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्प्शन हो किसकी रही है, वाटर वेपर्स की, तो वाटर वेपर्स यहाँ है एड्सॉर्बेट। अब देखिए सिलिका जेल से तो आप फेमिलियर होंगे ही, कभी भी हम कोई न्यू बॉटल खरीद के लाते हैं, शूज खरीदते हैं, उसमें एक छोटा सा पैकेट रहता है जिसपे लिखा होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एड्सॉर्बेंट है जो कि मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करता है। क्योंकि आपको पता है अगर बॉटल्स में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए तो वो भी फाउल स्मेलिंग हो जाती हैं। सिमिलर विद द केस ऑफ शूज़ में भी यही केस रहता है, राइट। तो अभी जब हम न्यू शूज़ भी खरीदते हैं उनमें भी सिलिका जेल के पैकेट्स रहते हैं। तो काम क्या है सिलिका जेल का, अपने सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब कराना। तो मतलब ज़्यादा मॉइस्चर वो होने नहीं देगी, और जो यहाँ पे हमारे पास फाउल स्मेल है, चाहे वो बॉटल के केस में, शूज़ के केस में, उसे अवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें शुगर, जब एक्चुअल में शुगर बनती, देखिए हम जो शुगर लेके आते हैं अपने घर में, चीनी, वो देखिए कितना उसका बिल्कुल कलरलेस है, वाइट क्रिस्टल्स हैं उसके, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसी नहीं होती। जब वो चीनी है जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में जब होती है, जब वो बनती है अभी फैक्ट्रीज में, तो उस टाइम पे क्या रहता है, उसका कलर ब्राउनिश टोन पे होता है, येलोविश ब्राउनिश टोन पे होता है। तो क्या करते हैं, उसमें चारकोल ऐड करते हैं। चारकोल का काम क्या है, चारकोल वो सारे के सारे जो मतलब ऐसे वहां पे पार्टिकल्स हैं जो कि उसे ब्राउन या येलोविश कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करवा लेता है। जब उसने येलोविश या ब्राउनिश कलर देने वाले पार्टिकल्स को ही अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करवा लिया, तो जो शुगर है, शुगर का जो लिक्विड है उस टाइम पे वो डीकलराइज हो जाएगा, और जब वो क्रिस्टलाइज होगा, जब उसके क्रिस्टल्स बनेंगे, वो क्रिस्टल्स बनेंगे वाइट। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन का मीनिंग यही है कि जब ही पार्टिकल्स सरफेस पे ज्यादा हो एज कंपेयर टू द बल्क, और एब्जॉर्प्शन में जो पार्टिकल्स हैं वो बल्क में ज़्यादा हैं और सरफेस पे कम रहते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पे फ़र्क ये है एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में। अब इसके अलावा हमारे पास एक टर्म आती है डीसॉर्प्शन। टर्म आती है डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन क्या है, बेसिकली रिमूवल प्रोसेस की। देखिए कि यहाँ पे हमारे पास कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर, सरफेस हमारे पास यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, उसके सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स आके एक्यूमुलेट हो गए।
पार्टिकल्स जब एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एडसॉर्प्शन। अगर इन पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाए, इन पार्टिकल्स के रिमूवल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीसॉर्प्शन। पार्टिकल्स का आके एक्यूमुलेट होना, एडसॉर्प्शन, उन पार्टिकल्स को रिमूव करना, डीसॉर्प्शन। ये चीज भी याद रखें कि ये भी हमारे पास एक टर्म है, डीसॉर्प्शन। सो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करते हैं कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन। कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन का कारण क्या है? देखिए, अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक बीकर है और बीकर में हमारे पास एक लिक्विड है, वी हैव अ लिक्विड इन द बीकर। अब यहाँ देखिए, दो तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। एक तो वो जो कि लिक्विड के अंदर हैं, बल्क में हैं, और वो पार्टिकल्स जो कि सरफेस के नियर हैं। दिस इज पार्टिकल इन द बल्क, कि बल्क में है ये पार्टिकल, एंड दिस इज द पार्टिकल नियर द सरफेस। ये सरफेस के नियर पार्टिकल है। अब जो पार्टिकल बल्क में है वो तो चारों तरफ से और पार्टिकल से भी घिरा रहेगा, चारों तरफ से ये और पार्टिकल्स से भी घिरा रहेगा। मतलब इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चारों दिशाओं से मिल रही है, चारों डायरेक्शन से ये अट्रैक्टेड है। मतलब ये पार्टिकल बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। अगर ये पार्टिकल स्टेबल है तो मतलब इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी भी लोअर रहेगी। इट इज स्टेबल और इसकी एनर्जी क्या है? लोअर है। लेकिन जो पार्टिकल नियर द सरफेस है, सरफेस के नियर जो पार्टिकल है, उसे उसकी लेफ्ट साइड पे एक पार्टिकल है, एक राइट साइड पे पार्टिकल है और एक बॉटम पे पार्टिकल है, लेकिन उसके अपवर्ड यहाँ कोई भी पार्टिकल नहीं है। जो पार्टिकल है नियर द सरफेस, और यू कैन से एट द सरफेस। अब उसे अट्रैक्शन जो है 3 डायरेक्शन से मिल रही है, इसलिए इसके केस में क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। यहाँ पे चारों डायरेक्शन से देखिए, एक यहाँ से फोर्स, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो इस केस में जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड हैं। हियर वी हैव बैलेंस्ड फोर्सेस। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस के नियर है, उस केस में उसके लिए तो 3 डायरेक्शन से फोर्सेस है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर, एक डाउनवर्ड। अपवर्ड उसके कोई पार्टिकल नहीं है, मतलब फोर्सेस क्या हो गई? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड फोर्सेस है मतलब ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। इट पोजेसेस हाई एनर्जी, मतलब अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा दिखाएगा। ये स्टेबल है, खुश है अपनी जिंदगी में, कोई रिएक्टिविटी नहीं, बिल्कुल लो एनर्जी, डाउन टू अर्थ। लेकिन यहाँ ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन्स हाई एनर्जी, हाई रिएक्टिविटी। इट जस्ट वांट टू रिएक्ट विद समथिंग एंड गेट स्टेबल। ये चाहता है मैं किसी और के साथ रिएक्ट करूं, मेरी जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो जाए, मैं स्टेबल हो जाऊं, मेरी एनर्जी लोअर हो जाए। तो ये चीज है। तो क्या होगा कि जब भी इसके सरफेस के नियर, जब इसके सरफेस के नियर कोई और पार्टिकल आएगा, जब इसके सरफेस के नियर कोई और पार्टिकल आएगा, ये उसे अट्रैक्ट करेगा, राइट? उसे अपनी तरफ खींचेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और उसे अपने सरफेस पे स्टे करवाएगा।
इट इज नॉट टेकिंग इट इनटू द बल्क, वो उसे बल्क में नहीं लेके जा रहा, सिर्फ उसे अपने सरफेस पे स्टे करवा रहा है। जब वो उसे अपने सरफेस पे स्टे करवाएगा तो उस टाइम पे हम उस फिनोमिना को क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन। उस समय एडजॉर्प्शन होगी कि जो इनकमिंग पार्टिकल है, दिस इज द इनकमिंग पार्टिकल, तो जो इनकमिंग पार्टिकल है इट विल स्टे एट द सरफेस, इनकमिंग पार्टिकल विल स्टे एट द सरफेस, सरफेस पे स्टे करेगा। क्योंकि वो सरफेस पे स्टे कर रहा है इसलिए हम क्या कहेंगे कि एडजॉर्प्शन हो रही है। क्या हो रही है, एडजॉर्प्शन, राइट। जब एडजॉर्प्शन होगी, एडजॉर्प्शन होने पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होंगी, बैलेंस हो जाएंगी। अनस्टेबिलिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्टेबिलिटी में। और जो हाई एनर्जी है ये क्या हो जाएगी, लो एनर्जी। लो एनर्जी कब होगी, लो एनर्जी हो रही है मतलब जब एडजॉर्प्शन होगी, एडजॉर्प्शन के समय एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एडजॉर्प्शन के समय एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी मतलब एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये याद रखिए। एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये यहाँ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरी चीज कि जो एडजॉर्प्शन है, एक यहाँ हमने मेन पॉइंट किया कि जो एडजॉर्प्शन है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और दूसरा यहाँ हम मेन पॉइंट ये डिस्कस करते हैं कि जो एडजॉर्प्शन है इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया कितना अवेलेबल है, एडजॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है उस चीज पे डिपेंड करेगा। ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा एडजॉर्प्शन, कम सरफेस एरिया कम एडजॉर्प्शन। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन शुरुआत में बहुत ज्यादा रहता है। इनिशियली एडजॉर्प्शन बहुत जल्दी जल्दी होती है, लेकिन जैसे जैसे जगह ऑक्यूपाई होती जाती है जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा रहता है शुरुआत में, इनिशियली, उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। कब, अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता फिर ये जो एडजॉर्प्शन का रेट है, जो एडजॉर्प्शन की स्पीड है वो कम हो जाती है। अब देखिए रीजन क्या है। अगर मान लीजिए ये सरफेस है जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो रही है, पहले देखिए कितना सारा सरफेस अवेलेबल है एडजॉर्प्शन होने के लिए, पार्टिकल्स आ रहे हैं एडजॉर्ब होते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत जगह है, एडजॉर्ब होते चलो, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है। अब जगह ही नहीं बची, जब जगह कम होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे तो जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो भी फॉल करता है। तो ये चीज है कि जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है, जो स्पीड है एडजॉर्प्शन की, वो इनिशियली बहुत तेज रहती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी स्पेस कम होती जाएगी, सरफेस एरिया कम होता जाएगा, जो यहाँ पे एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी अपने माइंड में जरूर रखें। सो अभी हम डिस्कस करते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ से आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि एडजॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है, एटलीस्ट दोनों में फ़र्क क्या है, ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगी। तो देखिए एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन में क्या रहता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे ज़्यादा रहते हैं
एज कंपेयर टू द बल्क। बल्क में पार्टिकल्स कम है लेकिन सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन में जो सब्सटेंस है वो मतलब कि पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी बहुत ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। पूरी ही बॉडी में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। एंड देन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द बल्क very uniformly distributed. So in absorption we say the substance is distributed in the whole of the body of the adsorbent to form a solution or a compound. Solution या compound बनाने के लिए जो substance है adsorbent की पूरी body में thoroughly अच्छे तरीके से distributed रहेगा। जैसे कि अब एग्जाम्पल्स में क्या है आपके पास कि सिलिका जेल है, वाटर वेपर्स सिलिका जेल के सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर रहते हैं। सो वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल। लेकिन अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस CaCl2, ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है वो वाटर वेपर्स को अच्छे से एब्जॉर्ब ही कर लेता है कि जो वाटर वेपर्स हैं CaCl2 के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे नहीं रहते, पूरे ही बल्क में थ्रू आउट ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अगर ये पूरी बॉडी में कोई भी पार्टिकल है, अगर एड्सॉर्बेंट की पूरी बॉडी में होल बॉडी में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अगर सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर रहे तो उसे हम कहते हैं एडसॉर्प्शन। ये चीज है, यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखें। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि कोई ऑइंटमेंट एप्लीकेशन है, कि कोई ऑइंटमेंट लगाया जाता है, तो जब हम उस ऑइंटमेंट को रब करते हैं वो स्किन के अंदर तक चला जाता है, बल्क में भी चला जाता है, मींस स्किन उसे एब्जॉर्ब कर रही है। अगर हम कहें पेंट जो है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्किन के ऊपर रहेगा, वो स्किन के अंदर तक नहीं जाता, बल्क तक नहीं जाता, तो उस फिनोमिना को हम क्या कह देंगे? एडसॉर्प्शन। बस ये दो चीजें आपको क्लियर रखनी है कि अगर पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर रह रहे हैं देन प्रोसेस है एडसॉर्प्शन। अगर बल्क तक जा रहे हैं, अंदर तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, देन द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो यही चीज हम कहते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है ये सरफेस फिनोमिना है, जबकि एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है। इसके बाद ये चीज यहाँ पे ध्यान मतलब ये चीज ऑब्जर्व की जाती है दैट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इनिशियली हाई, कि शुरुआत में जब एड्सॉर्प्शन शुरू होती है उस टाइम पे जो स्पीड है किसी भी स्पीशीज के एड्सॉर्ब होने की वो तेज रहती है। धीरे धीरे फिर स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है जब तक कि इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं पहुंच जाती। मींस कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, अभी एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं है, तो जब ये एड्सॉर्प्शन बिल्कुल इनिशियली होगी, इनिशियल रेट पे होगी, तो बहुत तेज पार्टिकल्स एड्सॉर्ब करते जाएंगे और धीरे धीरे पार्टिकल्स के एड्सॉर्ब होने की जो स्पीड है वो स्पीड स्लोअर होती चली जाएगी। ये चीज ऑब्जर्व की जाती है। जबकि अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की जो स्पीड है, पार्टिकल्स के एब्जॉर्ब होने की स्पीड है, वो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहती है, ना कम होती है ना ही ज्यादा होती है। सो इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ये यहाँ पे कुछ मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये डिफरेंसेस आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नोट कीजिए कि जो एड्सॉर्प्शन है हमारे पास दो तरह की रहती है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन विच वी कॉल एज फिजिसॉर्प्शन, और दूसरा है हमारे पास केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन को हम केमिकल एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। तो हम इन दोनों टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिसॉर्प्शन, जिसे कि हम कहते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो देखिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन बेसिकली तब अराइज होती है जब एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट दोनों में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो फिजिकल फोर्सेस हैं, राइट? अभी हमने पढ़ा है दैट हमारे पास एड्सॉर्बेट रहता है एंड एड्सॉर्बेंट होता है, राइट? मींस दो चीजें होती है हमारे पास, एक वो सरफेस जो कि एड्सॉर्प्शन करवा रहा है,
और एक वो सब्सटेंस जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है। अब इन दोनों में अगर तो फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उस टाइम पे जो एड्सॉर्प्शन होगी उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिर फिजिसॉर्प्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट पार्टिकल्स ऑफ एड्सॉर्बेट आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट बाय फिजिकल फोर्सेस सच एज वैन डर वाल्स फोर्सेस। कि मतलब अगर तो एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट में फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है लाइक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उस टाइम पे एड्सॉर्प्शन को हम क्या कहेंगे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब देखिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले है नॉन स्पेसिफिक नेचर। नॉन स्पेसिफिक नेचर में क्या है, कहते हैं अगर हमारे पास कोई एड्सॉर्बेंट है, कोई भी एड्सॉर्बेंट है, उसकी कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है किसी गैस को लेकर, कि मतलब एड्सॉर्बेंट ये नहीं कहता कि मैं इस गैस को एड्सॉर्ब करूंगा या उस गैस को एड्सॉर्ब नहीं करूंगा, ऐसी इसके पास कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे फिजिकल फोर्सेस हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और हमें पता है कि जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो यूनिवर्सल है, तो एड्सॉर्बेंट की कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है किसी भी गैस को लेकर, तो कोई भी एड्सॉर्बेंट किसी भी गैस को एड्सॉर्ब कर लेता है। अब चाहे वो कम एक्सटेंट पे करे चाहे ज्यादा एक्सटेंट पे करे, लेकिन एड्सॉर्ब तो कर ही लेगा। तो ये चीज है, यहाँ पे इनका स्पेसिफिक नेचर नहीं है, दे आर ऑफ दैट फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज ऑफ नॉन स्पेसिफिक नेचर, कि मतलब कोई भी एड्सॉर्बेंट हो, कोई भी एड्सॉर्बेट हो, उनमें फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो ही जाएगी, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो कि यूनिवर्सल है। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस वाला केस नहीं है कि अगर यस हमारे पास ये एड्सॉर्बेंट है तो यही एड्सॉर्बेट लगेगा, ऐसा कोई केस नहीं है, राइट। अब सेकंड क्या है इसमें, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस का भी बहुत रोल रहता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में। देखिए गैस जो है हमारे पास इजीली लिक्विफिएबल गैसेस भी होती हैं और नॉन लिक्विफिएबल गैसेस भी होती हैं। अब देखिए इजीली लिक्विफिएबल गैसेस हमारे पास क्या रहती हैं, जो इजीली लिक्विफिएबल है, जैसे एमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इजीली लिक्विफिएबल गैसेस हैं। तो फॉर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हमारे पास कोई गिवन टेम्परेचर गिवन प्रेशर पे, राइट, वी हैव अ गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस टाइम पे जो इजीली लिक्विफिएबल गैसेस हैं उनका जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू नॉन लिक्विफिएबल गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मींस यहाँ पे आप ये चीज याद रखेंगे कि जो इजीली लिक्विफिएबल गैसेस हैं वो ग्रेटर एक्सटेंट, मतलब ज्यादा एक्सटेंट तक एड्सॉर्ब होती हैं एज कंपेयर टू नॉन लिक्विफिएबल गैसेस। After that we have reversible nature of physical adsorption। physical adsorption जो है वो reversible है नेचर में, मीन्स कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, गैस एड्सॉर्ब भी हो सकती है, उसकी डिसॉर्प्शन भी हो सकती है अगर हम कंडीशंस को बदल दें। अब देखिए अगर तो हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने पे जो एड्सॉर्प्शन है उसका एक्सटेंट बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा उसका एक्सटेंट, उतनी ज़्यादा जो गैस है वो एड्सॉर्ब होती चली जाती है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है टेम्परेचर में। अब देखिए ये जो गैस है, गैस का सॉलिड सरफेस पे एड्सॉर्ब होना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। गैस का सॉलिड सरफेस पे एड्सॉर्ब होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज होगी फॉरवर्ड रिएक्शन में, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। सो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां टेम्परेचर बढ़े।
अब टेम्परेचर कहाँ बढ़ेगा? जहां हीट रिलीज होगी। हीट कहाँ रिलीज हो रही है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं, ज्यादा गैस एब्जॉर्ब होगी। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा एज पर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसके ऑपोजिट क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया सिस्टम का, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर कम कब होगा? जब एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब कहाँ होगी? एंडोथर्मिक की डायरेक्शन में, और वो है बैकवर्ड रिएक्शन। मीन्स कि जो गैस सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्ब है, अब उसकी डीसॉर्प्शन होनी शुरू हो जाएगी। सो फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक रिवर्सिबल नेचर रखता है। मीन्स टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड आ जाएगा। गैस जो है सॉलिड के सरफेस से उसकी डीसॉर्प्शन शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर कम किया, अगर ये एक्सोथर्मिक की डायरेक्शन में जा रहा है, ज्यादा हीट रिलीज होगी। ज्यादा हीट रिलीज हो रही है मतलब कि ये रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड में, ज्यादा से ज्यादा गैस जो है वो सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी। अब देखिए, यहाँ हम कह रहे हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। लेकिन ये जो हीट है, बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज नहीं होती। ये चीज याद रखें कि जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, डेफिनेटली हीट रिलीज हो रही है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन इतनी ज्यादा हीट भी रिलीज नहीं होती। इट्स अबाउट 5 किलो कैल पर मोल। हीट जो रिलीज हो भी रही है, इट इज अबाउट 5 किलो कैल पर मोल। बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, तो मतलब जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बहुत लो है। ये चीज भी याद रखें, इट हैज लो एंथैल्पी और हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कम है। आफ्टर दैट सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट की, अगर देखिए यहाँ पे एक चीज आप डायरेक्ट रिलेशन याद रखिए कि जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मींस कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा रहेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा गैस जो है वो एब्जॉर्ब होगी। इसीलिए जो चारकोल है वो बहुत ही अच्छा हमारे पास एब्जॉर्बेंट है, क्योंकि उसके ऊपर पोर्स रहते हैं। पोर्स होने की वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो एक अच्छे एब्जॉर्बेंट की तरह वर्क करता है, क्योंकि उस पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहता है उसके पोरस स्ट्रक्चर के कारण। इसके अलावा सिलिका जेल भी है, सिलिका जेल का भी सेम ही केस है। और हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास एब्जॉर्बेंट रहते हैं उन्हें हम पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म में यूज करते हैं। रीजन बीइंग कि जब उसका पाउडर फॉर्म में उसे यूज करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट भी ज्यादा रहेगा। देन वी हैव नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर कि जो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर जो है वो फॉर्म होती है। मींस कि अगर हमारे पास यहाँ कोई सॉलिड सरफेस है जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होनी है, तो जब गैसेस आके एब्जॉर्ब होंगी, गैसेस इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगी, राइट। जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देंगे, ये तो पहले एक लेयर बनी है, फिर दूसरी लेयर भी बननी शुरू हो जाएगी ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो, क्योंकि फिजिकल फोर्सेस है ना, फिजिकल फोर्सेस हैं तो लेयर के ऊपर लेयर आ सकती है, तो फिर इनमें फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर हाई करते हैं, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में एक से ज्यादा लेयर्स जो हैं मॉलिक्यूल्स की वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्योंकि इनमें कोई केमिकल बॉन्ड थोड़ी ना है, ये तो फिजिकल बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं।
फिजिकल बॉन्ड कैसी, वैन डर वाल्स फोर्सेस की। तो इसलिए इनमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। Then we have chemisoption. Chemisoption or we can say chemical adsorption. देखिए chemical adsorption में adsorbate and adsorbent दोनों में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन रहती है। मीन्स ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिकल नहीं है, केमिकल है। दे मेक केमिकल बॉन्ड्स विद वन अनदर टू स्टे टुगेदर। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी फिजिकल एडसॉर्प्शन के केस में। केमिसॉर्प्शन में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें तो सबसे पहला है हाईली स्पेसिफिक नेचर, कि देखिए ये अभी ऑपोजिट चलेगा फिजिकल एडसॉर्प्शन के। फिजिकल एडसॉर्प्शन में जो नेचर है वो स्पेसिफिक नहीं है, फिजिकल एडसॉर्प्शन इज ऑफ नॉन स्पेसिफिक नेचर, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, यूनिवर्सल है, किन में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन जो केमिकल बॉन्ड है वो ऐसे ही किसी में नहीं बन जाएगा। एक पर्टिकुलर एडसॉर्बेट और एक पर्टिकुलर एडसॉर्बेंट अगर यहाँ पे इनमें एक दूसरे में कोई मैच होगा तब जाके वो केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब यहाँ कंपैटिबिलिटी फैक्टर वर्क करता है। हर एक एडसॉर्बेट और हर एक एडसॉर्बेंट केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकते। तो इसलिए जो केमिसॉर्प्शन है वो हाईली स्पेसिफिक है नेचर में। अब देखिए जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मेटल के सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन, क्योंकि वो ऑक्साइड फॉर्मेशन कर सकता है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ट्रांजिशन मेटल्स एब्जॉर्ब करा सकते हैं। कैसे ट्रांजिशन मेटल्स? जिनके पास अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स हो। अगर उनके पास अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स के पास, तब वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करा सकते हैं। और फॉर्मेशन क्या रहेगी उस टाइम पे? हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो यहाँ कंपैटिबिलिटी फैक्टर वर्क करता है कि हर एक एब्जॉर्बेंट जो है वो हर एक एब्जॉर्बेंट पे नहीं जा सकता, पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट चाहिए, पर्टिकुलर एब्जॉर्बेट चाहिए, तब जाके केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो केमिसॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक है नेचर में। जैसे आप क्लास 11 में भी पढ़ते हैं ना, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, तो हम वहाँ पे एज अ कैटलिस्ट हम क्या लिखते हैं? दैट हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। मीन्स देखिए निकल है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, ये सभी क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। फर्दरमोर दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर डी ऑर्बिटल्स। तो ये अब एब्जॉर्ब करवाते हैं हाइड्रोजन को, राइट। तो देखिए एग्जाम्पल्स आप पहले भी सुन चुके हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है केमिसॉर्प्शन की। तो स्पेसिफिक है, मेटल का सरफेस स्पेसिफिक रहता है, उस पे कौन सी गैस एब्जॉर्ब होगी ये भी स्पेसिफिक है। सो दिस इज द स्पेसिफिक नेचर ऑफ केमिसॉर्प्शन। देन वी हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में भी देखिए एड्सॉर्प्शन है मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चाहे अब वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो चाहे वो केमिकल एड्सॉर्प्शन हो, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसका एक्सटेंट थोड़ी कम एनर्जी रिलीज होती है, जबकि केमिसॉर्प्शन के केस में जो एनर्जी है एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स बन रही है ना, केमिकल बॉन्ड्स हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैं, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। कितनी? अबाउट 82 to 240 किलो जूल्स पर मोल। देन वी हैव इरिवर्सिबल नेचर। देखिए अगेन वही बात आ रही है, अगेन एंड अगेन वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्योंकि वीक फोर्सेस हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है, तो इजीली उस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। अब क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स हैं, तो केमिसॉर्प्शन को रिवर्स करना ईजी नहीं है।
सो जनरली ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसे तभी रिवर्स किया जाता है, तभी रिवर्स किया जा सकता है जब केमिकल बॉन्ड्स को क्लीव कर दिया जाए. Until and unless you cleave the chemical bonds, you cannot reverse the chemisorption. हम chemisorption को तब तक रिवर्स नहीं कर सकते जब तक कि केमिकल बॉन्ड्स को क्लीव ना कर दिया जाए. नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. ये चीज बिल्कुल सेम है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा रहेगा. ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. मीन्स अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो चीज वही है, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट दोनों को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए स्पेस ज्यादा मिल जाती है. जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी और उतनी ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन भी होगी. देन वी हैव मोनोलेयर कि जो केमिसॉर्प्शन है इसका नेचर मोनोलेयर है, जबकि फिजिसॉर्प्शन मैनी लेयर्स बना सकती है, कई लेयर्स बना सकती है प्रेशर में आके. लेकिन जो हमारे पास केमिसॉर्प्शन है, ये अगर हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है तो सॉलिड सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर जो है वो एड्सॉर्ब हो सकती है. एक से ज़्यादा लेयर बनाकर जो कह लीजिए गैस के पार्टिकल्स है वो एड्सॉर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बननी है. डायरेक्ट केमिकल बॉन्ड चाहिए यहाँ सरफेस में और इस मॉलिक्यूल में. अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसकी ये जो केमिकल बॉन्ड है वो यहाँ इस मेटल के सरफेस के साथ थोड़ी ना है. तो अगर इसकी ये वाले मॉलिक्यूल की डायरेक्ट केमिकल बॉन्ड नहीं है मेटल सरफेस के साथ तो इसे हम केमिसॉर्प्शन थोड़ी ना कहेंगे. केमिसॉर्प्शन तो वो है जहां इस सॉलिड के सरफेस की मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्ट केमिकल बॉन्ड हो. अब केमिकल बॉन्ड तो सिर्फ और सिर्फ एक लेयर तक ही बनाई जा सकती है, उसके बाद थोड़ी ना यहाँ पे केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगी. तो ये जो हमारे पास केमिसॉर्प्शन है इट इज मोनोलेयर इन नेचर, मींस दैट ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ एड्सॉर्बेट कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. कि सिंगल लेयर जो है वही पार्टिसिपेट कर सकती है. अगर हम कहें 2, 3 या 4 लेयर्स हो और उसे हम केमिकल एड्सॉर्प्शन कहना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है. तो देखिए यहाँ से अभी आपको केमिसॉर्प्शन भी क्लियर होगा क्या है. एंड अगर आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन दोनों के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो उनके डिफरेंसेस अपने आप क्लियर हो जाते हैं कि एक स्पेसिफिक है नेचर में केमिसॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है. केमिकल एड्सॉर्प्शन की हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है जबकि फिजिसॉर्प्शन की लो एंथैल्पी है, लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन. केमिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर, फिजिसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर. देन जो केमिसॉर्प्शन है इसमें ये मोनोलेयर है नेचर में, जबकि फिजिसॉर्प्शन मल्टी लेयर है नेचर में. इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स बनाई जाती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, जबकि फिजिसॉर्प्शन में देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो देखिए डिफरेंसेस भी बिल्कुल क्लियर हैं और एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आमतौर पे आ जाता है दैट डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. तो अभी आप वीडियो पॉज करें और इन पॉइंट्स को नोट कर लें.